हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और ये दोनों मेथड रिलेटेड है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से। आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसको चार्ज करने के अलग अलग मेथड्स हैं, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे मेन जो दो मेथड्स हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आपको इनके बारे में अच्छे से क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है, और इवन इस बार जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा भी गया है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो हमारा मेथड है दो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जिसको हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस, इसको हम लोग जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की। देखो, जो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है उसमें क्या होता है, आपका एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, लेकिन वो फिक्स परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है एसेट की, यानी कि इसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हो। आप इसको क्या कह सकते हो, इक्वल इंस्टॉलमेंट। कैसे, एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो आपने जो है 10 लाख की एसेट परचेज किया, ठीक है, और आपको पता है उसकी कुछ एक एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू मान लेते हैं इसकी यूजफुल लाइफ के बाद। सपोज आपने जो है 10 लाख और उसकी आपने स्क्रैप वैल्यू 1 लाख मान ली। ठीक है, तो 10 लाख में से हमने 1 लाख लेस किया, कितना बच गया, 9 लाख, और हमने इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स मान ली। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब 90,000, अगर आप 9 लाख को 10 से डिवाइड करें तो 90,000, यानी कि हर बार 90,000 रुपीज़ जो है ये क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, हर साल 90,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। बट इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर, क्योंकि इस पे जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे जो परसेंटेज है वो चार्ज नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, मान लो इसका एग्जांपल देके बताती हूँ। 10 लाख की एसेट परचेज किया, ठीक है, और 10% आपने डिसाइड किया, तो 10 लाख का 10% अगर आप करते हो तो कितना रह गया, 1 लाख। ठीक है, तो 9 लाख बच गया। अब नेक्स्ट ईयर आप 9 लाख पे जो रिड्यूसिंग वैल्यू है 9 लाख उस पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। 9 लाख का 10% 90,000। ठीक है, पहले साल डेप्रिसिएशन 1 लाख था, दूसरे साल 90,000 हो गया। फिर जो वैल्यू आएगी डिडक्ट करके, मान लो 8,10,000 आया, तो उसका 10% यानी कि 81,000। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें जो है डेप्रिसिएशन का अमाउंट ईयर बाय ईयर कम होता जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ये डिफरेंस है मेन। अब देखो, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि मैं अभी आपको बता रही थी, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो ओरिजिनल कॉस्ट, जब आपने परचेज किया था जिस कॉस्ट पे, उस पे डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जबकि जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। इसमें क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो रिड्यूसिंग बैलेंस, एसेट का जो रिड्यूसिंग बैलेंस है उस पे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, पहले 10 लाख था, फिर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा तो 9 लाख हो गया, फिर 9 लाख का 10%, इस टाइप से। ठीक है, अब जीरो लेवल, इसमें क्या होता है, जो बुक वैल्यू है एसेट की कैन बी रिड्यूस टू जीरो। बुक वैल्यू मतलब जिस पे आप उस एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हो वो जीरो होती जाएगी। कैसे होती जाएगी, देखो, मान लो मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड अमाउंट मतलब एक इक्वल अमाउंट है डेप्रिसिएशन का, आप हर साल काटते जा रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियस है जो लास्ट ईयर बचेगा, जो 10 ईयर्स आपने माना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो लास्ट ईयर में क्या होगी, उसकी डेप्रिसिएशन जैसे ही लास्ट ईयर का माइनस करोगे, 1 लाख जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वो बची हुई वैल्यू 1 लाख थी और 1 लाख डेप्रिसिएशन लेस हो गया तो वो जीरो हो जाता है। बट डिमिनिशिंग में जो है, कभी भी ध्यान रखना, हमारी जो बुक वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होती है, क्योंकि जो आपकी वैल्यू आती है रिड्यूसिंग वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन सेंस है कि आपका जो है इसमें जो बुक वैल्यू एसेट की वो कभी भी जीरो नहीं होगी, नेवर बी रिड्यूस टू जीरो। ओके, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान रखना है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला डिफरेंस, इसी से रिलेटेड आपका एस्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी कॉमर्स में, और भी आपके कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है देखिए पॉइंट, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑन पी एंड एल अकाउंट। अब कंबाइंड मतलब अगर आप डेप्रिसिएशन और रिपेयर को कंबाइंड लेके चले तो इसको एक पहले आप समझिए कि इस पॉइंट में क्या है। देखो, अगर हम बात करते हैं रिपेयर्स की, रिपेयर आपकी देखो, जब आप नई मशीनरी खरीद रहे हो तो शुरू के सालों में, स्टार्टिंग ईयर्स में जो है आपका रिपेयर्स के चार्जेस बहुत कम होंगे, लेकिन जैसे जैसे उसकी लाइफ आगे होती जाएगी, मान लो 3 साल हो गए, 4 साल, 5 साल, वैसे वैसे उस पर रिपेयर के चार्जेस ऑब्वियस है ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि मशीन पुरानी होती जा रही है। अब बात करते हैं कंबाइंड इफेक्ट की, डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर्स की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर्स की। जो आपका ये देखिए हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, उसमें तो आपका इक्वल अमाउंट हर साल चार्ज करते हो डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि पहले जो है, पहले वाले सालों में रिपेयर के चार्जेस कम आ रहे हैं, बाद वाले सालों में आप क्या कह रहे हैं, रिपेयर के चार्जेस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखो, जब कंबाइंड बर्डन आप देखोगे तो शुरू के सालों में तो क्या होगा, वो कम होगा, क्योंकि पहले रिपेयर के चार्जेस कम आ रहे हैं जबकि डेप्रिसिएशन सेम चल रहा है। लेकिन बाद के सालों में कंबाइंड अगर दोनों का मिला के देखेंगे तो डेप्रिसिएशन तो उतना ही लग रहा है, लेकिन हमारे रिपेयर चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका अनइक्वल इफेक्ट पड़ता है हमारे पी एंड एल पे। तो अब पढ़िए देखिए, combined burden on the account of depreciation and repairs will be lighter in earlier years and heavier during the later year। heavier क्यों होगा, क्योंकि रिपेयर चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि मशीन पुरानी होती जाएगी, ठीक है। अब जबकि अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की, तो इसमें क्या होता है, देखो आपका जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उसमें स्टार्टिंग के ईयर्स में, अगर आपको पता चले स्टार्टिंग के ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि पहले वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, जैसे 1 लाख लगा, फिर सेकेंड ईयर में 90,000 लगा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फिर 81,000, यानी कि पहले के सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। और देखो, डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है बट रिपेयर्स हमारी स्टार्टिंग में कम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो रिड्यूसिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कम होता जाता है बट रिपेयर्स बढ़ते जाते हैं। तो कंबाइंड इफेक्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। इस चीज़ को समझना है आप लोगों ने, इसको बिल्कुल लॉजिकल वे में मैंने आपको समझाया है कि कंबाइंड बर्डन जो है ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स विल बी ऑलमोस्ट इक्वल ओवर डिफरेंट ईयर्स। ये क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है डिफरेंट ईयर्स में, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की, तो इस पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, जनरली जो परसेंटेज है डेप्रिसिएशन का, वो लो रखा जाता है इन कंपैरिजन टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। और अगर अगर हम बात करते हैं इसमें क्या कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस में, तो इसमें थोड़ा सा उससे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स वाले जो हैं अपनी कैलकुलेशन में किस मेथड को ज़्यादा वो देते हैं अप्रूवल। तो देखो, जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, कुछ कंडीशन है या कि अगर आप इनकम टैक्स पढ़ा है आपने, तो अब हम ये कहेंगे कि इनकम टैक्स अथॉरिटी इस मेथड को ज़्यादा अप्रूवल नहीं देते हैं, बट कुछ इसके कुछ एक्सेप्शन हैं एक दो केस पे, जैसे आप देखेंगे। और जबकि इस पे दिस मेथड इज़ अप्रूव्ड बाय, ये ज़्यादातर हम टैक्स में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सुटेबिलिटी की, कौन सा मेथड कब ज़्यादा सुटेबल है। तो देखो, इट इज़ सुटेबल फॉर एसेट्स, कौन सा मेथड की बात कर रहे हैं हम, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की बात कर रहे हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर एसेट्स इन विच रिपेयर चार्जेस आर लेस, उसी में सुटेबल रहेगा जिस पे रिपेयर चार्जेस कम होंगे, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलसेंस इज लेस, ठीक है, सच एज लैंड। अब कौन सी ऐसी एसेट्स है, पेटेंट्स, कॉपीराइट, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। वैसे लैंड पे तो आपको पता ही है हम डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये बिल्डिंग्स वगैरह की बात हो रही है, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। और जो कि हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो ये उनके लिए है जिसमें हमें ज़्यादा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिपेयर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते जाएंगे, और आपको पता है डेप्रिसिएशन धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो ऑब्सोलसेंस हो जाता है, ठीक है। तो सच एज प्लांट एंड मशीनरी व्हीकल्स, ये इनमें टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है।
आई होप आप लोगों को डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और आपको जो है मैं टॉपिक्स की वीडियोस डाल रही हूँ, आप प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो, और एमसीक्यूज भी की भी चल रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।